तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी तो वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। अभी जब स्क्रीन की हम्म। ज़रूरत पड़ेगी तब कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसको ये डेरिवेटिव का पार्ट है। और किसी भी शेयर के दो चीज़ें होती हैं किसी भी प्राइमरी मार्केट के, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेरिवेटिव। तो इक्विटी और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है, पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था और वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो यदि मैं किसी भी शेयर की बात करूं तो उसमें एक होता है इक्विटी। ये क्या कर रहा है, तो कुछ अजीब ही कर रहा है। रुको, इस पे मैं नहीं कर रहा हूँ इसका। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये यूज़ कर रहा हूँ वाइट बोर्ड। स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है। हाँ, दिख रही है। ठीक है, तो किसी भी शेयर में दो चीज़ें होती हैं। एक तो नॉर्मली वो इक्विटी होता है। हम्म। ठीक है, एक उसका पार्ट होता है जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इक्विटी को हम दूसरे टर्म में कैश भी बोलते हैं। ठीक है, इक्विटी या कैश क्या होता है कि यदि आपने कोई भी शेयर खरीदा, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का आपने एक शेयर खरीदा। अब आपने इसको खरीदा और होल्ड कर लिया, तो इसमें आपको कोई मार्जिन या कोई भी लिमिट नहीं होती है कि आप इसको कितने टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यदि ये 1,000 रुपए का शेयर है और आपने 1,000 रुपए का इसको खरीदा और इसको अकाउंट में अपने होल्ड कर लिया, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप इसको कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इसके शेयर प्राइस पे होगा। फॉर एग्जांपल आपने 1,000 रुपए का शेयर खरीदा, यदि उसकी वैल्यू अब 950 रह गई तो आपको 50 रुपए का लॉस होगा एक शेयर पे। तो जितने भी शेयर आप खरीदोगे मल्टीप्लाइड बाई 50, वो उतना आपका लॉस होगा। यदि प्रॉफिट हुआ 100, यदि इसका शेयर 1,000 से 1,100 हो गया तो 100 रुपये पर शेयर आपको प्रॉफिट होगा। और ये आप लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, जब भी आपको प्रॉफिट लगे आप तब तक होल्ड कर सकते हो। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि आप इसको कब तक होल्ड करना है, कब तक नहीं होल्ड करना है। जब भी आपको प्रॉफिट लगे आप एग्जिट कर लो, जब भी आपको नुकसान लगे आप एग्जिट कर लो। तो ये इक्विटी या कैश सेगमेंट में ये चीज़ होती है। अब इक्विटी या कैश सेगमेंट में कौन सा शेयर चूज़ करें कौन सा नहीं चूज़ करें, इसका बड़ा रिसर्च है। कि आपको पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं, उसका क्वार्टरली कैसा परफॉर्म कर रहा है वो, हर साल ईयर बाय ईयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो सब सारी चीज़ें देख के ना आपको ये सब करना पड़ेगा। तो और ये ये सब आपको इंफॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल होता है, कंपनी कैसा कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर? वो सब मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। मनी कंट्रोल की ओके। साइट है, बहुत सारी ऐसे साइट हैं जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हम्म। कि कैसा परफॉर्म कर रहा है कोई भी शेयर, उसका लास्ट 5 साल का, साल 2 साल का क्या हिसाब किताब है, क्या परफॉर्मेंस दिया हम्म। है उसने। वो सारी मनी कंट्रोल और भी बहुत सारी साइट है, आप देखोगे उस सब पे मिल जाएगा। तो इसका क्या इन्फॉर्म जो पीएनएल रहता है आपके पास टोटल, राइट? हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 1,000 रुपए का शेयर है, आपने 1 लाख के शेयर खरीदे। तो 1,000 रुपए हम्म। का शेयर आपने 1 लाख प्राइस का खरीदा, 1 लाख आपने कैश डाला उसमें और खरीदा, तो लगभग कितने 100 शेयर होंगे। हम्म। मतलब आपने 1,000 रुपए के 100 शेयर खरीद लिए, तो एक 1 लाख का आप इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये 1 लाख हम्म। का इन्वेस्टमेंट आप कब तक रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कब आपको प्रॉफिट दिखे कि मुझे 1,200 तक जाएगा तब मैं निकल लूंगा, या लॉस हो जाएगा तो 800 पे आ जाएगा तो मैं निकल लूंगा। तो जो भी आपका पीएनएल होगा वो हम्म। 1 लाख के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से इतना भी मूवमेंट हुआ वो उस हिसाब से होगा। इसमें आपको कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आपको 1 महीने के लिए ही होल्ड करना है या 1 हफ्ते के लिए ही होल्ड करना है। ठीक है, इसमें आपके ठीक है। ऊपर है कि आप कब तक होल्ड कर सकते हो इसको। जब तक प्रॉफिट में हो तब तक होल्ड करो, या लॉस में हो तो लॉस से एग्जिट करो।
ठीक है, तो वो नॉर्मल शेयर वो जो भी हम वो भी डिपेंड करता है कि कई बार होता है कि अगर लॉस में है, अगर लग रहा है कि इसकी जो है ना, मतलब आगे न्यूज है ऐसा कुछ लग रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होगा और इसमें भी जो है ना लॉन्गर टर्म के लिए देख सकते हैं, तो वो भी एक कंडीशन होता है जनरली। मतलब हाँ डिपेंड करता है कि कब कब करना चाहते हैं। अब लग रहा है कि काफी टाइम से हो लग रहा है कि लॉस है, अब ये निकलने वाला भी नहीं है, आने वाला भी नहीं है, अब 5 साल में पता नहीं क्या होगा, तो हाँ लोग फिर नुकसान में देखते हैं, नुकसान में भी निकल जाता है। हाँ, और जो भी आपका पीएनएल होगा वो आपके 1 लाख पे डिराइव होगा, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि आपने 1 लाख इस शेयर पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो जितनी भी क्वांटिटी हुई और जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो पूरा पीएनएल आपका उस 1 लाख पे डिराइव होगा। ठीक है, तो जो भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं उसमें यदि कोई शेयर की बात करते हैं कि मैंने ये शेयर लिया या वो शेयर लिया, वो हमेशा नॉर्मली इन नॉर्मल केस में वो इक्विटी या कैश की ही बात कर रहा होता है, इसी सेगमेंट की बात करता है। ठीक है, अब होता क्या है, दूसरा इसका सेगमेंट है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या चीज़ है कि वो इसी के अंडरलाइंग से डराइव होता है। यदि मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस के अंडरलाइंग से इसका डेरिवेटिव डराइव होता है। और डेरिवेटिव जब इसका डराइव होता है तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है फ्यूचर और एक आता है ऑप्शंस। ठीक है, अब डेरिवेटिव का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो इसके लिए हुआ था कि आपने यदि 40-50 लाख का पोर्टफोलियो बना रखा है तो आपको किसी भी मेजर क्रैश से बचने के लिए आपको थोड़ा उसको हेज कर सकें। तो इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ था डेरिवेटिव का वो बेसिकली हेज पर्पस के लिए हुआ था, कि यहाँ पे आप हेजिंग कर सकें। अब वो किस तरह से होती है वो हम आगे देखेंगे, अभी आप बेसिक समझ लो कि क्या चीज़ है। ठीक है, और ये डराइव होते हैं अंडरलाइंग से। तो ये जब मैं किसी का भी डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ तो मुझे उसका अंडरलाइंग देखना पड़ेगा कि किस अंडरलाइंग की मैं बात कर रहा हूँ। अंडरलाइंग मतलब उसका अंडरलाइंग अंडरलाइन शेयर। एज इन? अंडरलाइंग मतलब अंडरलाइंग शेयर। जैसे जैसे मतलब ये जो डराइव होते हैं ना डेरिवेटिव्स, ये डराइव होते हैं इक्विटी से। तो जब भी मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करूंगा तो मुझे उसका अंडरलाइंग मतलब इक्विटी बताना पड़ेगा कि किस इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं उस एफएनओ में। है ना, तो सबका अलग अलग होता है। जैसे रिलायंस का मैं बात करूं तो रिलायंस का फ्यूचर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब है कि रिलायंस की इक्विटी प्राइस से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं टीसीएस की बात करूं, टीसीएस फ्यूचर्स की, तो इसका मतलब है कि टीसीएस का जो इक्विटी प्राइस है उस टीसीएस के इक्विटी से उसका फ्यूचर ड्राइव हो रहा है। तो ये किसी भी सिनेरियो में चेंज होता है या हमेशा डेरिवेटिव इक्विटी से ड्राइव होता है? डेरिवेटिव का हमेशा कोई ना कोई अंडरलाइंग होता है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, इक्विटी हो, इंडेक्स हो। है ना, टीस मतलब इक्विटी में बहुत सारी, ये इक्विटी में ये नॉर्मल कंपनीज आती हैं, टीसीएस, रिलायंस और बाकी सारी। उसके बाद कमोडिटी में भी हम्म गोल्ड और सिल्वर होते हैं। ये होते हैं तुम्हारा जिंक, मेटल में बहुत सारी होती हैं। तो वो सब कमोडिटी के हम्म। पार्ट हैं, तो उसमें भी होती हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। लेकिन जब भी हम किसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें उसका अंडरलाइंग पहले डिफाइन करना होता है कि हम किस अंडरलाइंग के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो अंडरलाइंग मतलब ये होता है इक्विटी, कि उस किस इक्विटी की बात कर रहे हैं हम, उसके करस्पॉन्डिंग। हम्म। ठीक है, तो अब यदि मैं रिलायंस का एग्जांपल लेके चलता हूँ एफएनओ की तरफ, मतलब इक्विटी में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इक्विटी नॉर्मल शेयरिंग ही होती है, जहाँ पे आपको रिसर्च करके पता करना पड़ेगा कि मुझे किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है। तो उसमें आपको थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का बैकग्राउंड नहीं है उतना। तो हम नॉर्मल समझ रहे हैं कि अभी इक्विटी एक नॉर्मल कोई चीज़ होगी जो कि अब हमें कुछ खरीद लिया हमने मार्केट में और रख लिया अपने पास लाइफ टाइम होल्डिंग के लिए। ठीक है, हमें हमें जो बेसिकली समझना है इसमें वो डेरिवेटिव समझना है कि डेरिवेटिव्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा इस पे रहेगा। ठीक है। ओके। अम, अच्छा, एक चीज दीपक, इसमें अभी डेरिवेटिव जैसे आप बता रहे हो, ये अगेन हर एक, जैसे आपने एग्जांपल रिलायंस और टीसीएस का दिया, तो इट हम्म, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट कंपनी की डेरिवेटिव किससे ड्राइव हो रहा है, हाँ ना हमेशा। कि आप किस पे ड्राइव कर रहे हो, राइट? आप कंपनी पे डिपेंड करता है। नहीं, मतलब जैसे आप क्या करते हो लोग, आप आपने इक्विटी में खरीदा, टीसीएस के कुछ शेयर खरीदे। ठीक है, हम्म तो आप शेयर ना खरीद के उस टीसीएस का डेरिवेटिव सेगमेंट में कुछ कर लेते हो, बाई या सेल। हम्म। तो वो चीज़ होती है डेरिवेटिव्स। और
बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं अभी मैं वो समझा देता हूँ कि डेरिवेटिव्स में प्रॉब्लम क्या है और क्या नहीं है। तो इक्विटी में जैसे हमने बात की थी, एक मिनट, इक्विटी में क्या होता है ना कि इसमें, अरे ये क्या हो गया, इक्विटी में आपके होल्ड करने की कोई लिमिट नहीं होती है कि कितना, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है इसमें। आपका जब तक मन करे तब तक आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है। डेरिवेटिव में क्या होता है कि इसमें आपका टाइम लिमिट डिफाइन होता है। यदि आप फ्यूचर्स इसका बाय करोगे, अंडरलाइन का फ्यूचर, या सेल करोगे, या ऑप्शंस करोगे, जैसे मैंने बोला कि डेरिवेटिव में दो चीज़ें होती हैं, एक फ्यूचर होता है, एक ऑप्शंस होता है। तो इसमें ना आपको टाइम बाउंड होता है, ये दोनों में ही टाइम बाउंड होता है, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं, एक टीसीएस का नॉर्मल शेयर है, नॉर्मल शेयर, ठीक है, एक इसका फ्यूचर है, टीसीएस का फ्यूचर, ठीक, और टीसीएस के फिर ऑप्शंस भी होते हैं। अब क्या है कि यदि मैं टीसीएस का एक नॉर्मल शेयर खरीद रहा हूँ, तो जो भी शेयर प्राइस चल रहा है मैंने उस पे खरीदा और उसको हमेशा के लिए होल्ड कर लिया, या जब तक मुझे होल्ड करना है मैंने होल्ड कर लिया। ठीक है। फ्यूचर, जब मैं टीसीएस का फ्यूचर खरीदता हूँ तो इसमें डिफरेंसेस जो होते हैं इक्विटी से, वो मैं बता रहा हूँ कि क्या होते हैं। पहला डिफरेंस तो इसमें आपको टाइम मिलेगा बाउंड, कि आप इसकी जो एक्सपायरी होती है, जिस जिस भी एक्सपायरी का फ्यूचर ले रहे हो, आपको उस एक्सपायरी तक ही आप इसको होल्ड कर सकते हो मैक्सिमम, उससे ऊपर होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें क्या होता है, एक लॉट होता है, आपको सिंगल शेयर नहीं मिलता है कभी भी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हमेशा लॉट मिलता है, और लॉट में नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, और ये अलग अलग अंडरलाइन के लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब टीसीएस का जो लॉट होगा वो हो सकता है कि 200 या 300 शेयर का हो, रिलायंस का हो सकता है 500 शेयर का हो। तो कहने का मतलब ये है कि टीसीएस आप एक शेयर खरीद सकते हो, लेकिन जब आप एफएनओ में आओगे, डेरिवेटिव में आओगे, तो उसका फ्यूचर या ऑप्शंस, उसका एक शेयर नहीं खरीद सकते आप, आपको एक लॉट खरीदना पड़ेगा पूरा। तो एक लॉट में जितने भी शेयर आएंगे, फॉर एग्जांपल यदि 200 शेयर हैं टीसीएस के, तो पूरे 200 शेयर आपको एक लॉट में खरीदने पड़ेंगे। समझ ओके। में आया कुछ यहाँ तक? अगर हाँ, ओके, मोटा मोटी अगर हम अभी तक जितना मुझे समझ में आया, इक्विटी और डेरिवेटिव में दोनों ड्राइव, मतलब डेरिवेटिव भी ड्राइव होता है इक्विटी से ही। और आपने जो दो कमोडिटी और अलग सेक्शन में बताया कि गोल्ड और सिल्वर से वो हाँ, होता है, उसका बट अंडरलाइंग, ये उसको टाइम अंडरलाइंग बॉन्ड बोलते होता हैं। है, ये टाइम बॉन्ड नहीं होता है, राइट? हाँ। इक्विटी टाइम बॉन्ड नहीं होता, ये टाइम बॉन्ड होता है। हाँ अब आपने। इसमें जैसे आप दो बता रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बता रहे हो, तो हम्म। एक बार दोनों का डिफरेंस बताओगे? हाँ दोनों का हाँ। लॉट होता है, राइट? हाँ, दोनों का लॉट होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी अपने हम्म। आप में बहुत डिफरेंस है। तो मैं इन दोनों के डिफरेंसेस पे हम्म। अभी आऊंगा, अभी मैं इक्विटी और डेरिवेटिव का बेसिक डिफरेंस क्लियर कर रहा हूँ। चलो, बेसिक डिफरेंस क्या है? ठीक है, ठीक। ठीक ठीक है। है। अच्छा, ये जो आपका लॉट बता रहे हो, ये कैसे डिफाइन? ये लॉट भी किसी बेसिस पे लॉट होता है? लेट्स से 100 200 का लॉट्स होगा शेयर, हाँ, तो वो वो लॉट किस जो बेसिस होता पे है, होता है? वो नॉर्मली आप डिफाइन नहीं करते हो, वो एनएससी डिफाइन करता है। और एनएससी का डिफाइन करने का तरीका ये है कि वो 8 लाख 9 लाख के वैल्यू के हिसाब से वो लॉट डिफाइन करता है। 8 लाख 9 लाख की वैल्यू, मतलब कि इसमें, एक मिनट, इसमें न्यू करके नहीं होता क्या? ये क्या है, इनवाइट समवन, ये क्या चीज़ है? चलो छोड़ो, यहाँ से क्लियर करते हैं। ठीक है। जब मैं 8 9 लाख की बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि जैसे टीसीएस का अभी करंटली शेयर 3,000 है, ठीक, शेयर प्राइस, ये टीसीएस का अभी का शेयर प्राइस है, इसके आसपास है कुछ। और यदि मैं इसमें 9 लाख के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करूं, कि 9 लाख रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए में कितने शेयर आएंगे, तो वो लगभग 300 शेयर आएंगे, राइट? तो हम्म। ये इस हिसाब से इसका एक जो लॉट होगा ना, वो 300 के आसपास कहीं होगा।
वो हम देख लेंगे कैसे होता है, लेकिन एक जनरल तरीका जो एनएससी का निकालने का होता है कि वो 8 से 9 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनाते हैं, उसको शेयर प्राइस से डिवाइड करते हैं, जितना शेयर निकला वो उसका एक लॉट बना देते हैं। तो गॉट आठ इट, नौ गॉट दस इट। लाख के रेंज में इससे ज़्यादा नहीं होता है। कोई कोई हो सकता है 11 12 एक्सीड कर जाता हो, कोई कोई 500 600 से ज़्यादा नहीं होती। जैसे एसबीआई है, एसबीआई का शेयर प्राइस 400 रुपये चल रहा है, ठीक है, और उसका जो लॉट साइज है वो 3,000 है। तो इसका मतलब यह है कि ये 12 लाख का कुछ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनती है इसकी। तो 10 12 लाख 8 लाख 9 लाख इस हिसाब से वो कुछ डिफाइन करते हैं इतना रेंज, और उसको शेयर प्राइस से डिवाइड करके वो एक लॉट बनाते हैं। और वो आपकी हेडेक नहीं है वो सब देखना कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जिस भी आप अंडरलाइन पे काम कर रहे हो, यदि उसका फ्यूचर एंड ऑप्शंस लेते हो तो उसका लॉट साइज क्या है। गॉट ठीक है, क्योंकि आपका जो भी रिस्क होगा एफएनओ में, वो आपके पूरे इतने शेयर पे होगा, अब एक शेयर पे नहीं होगा, जो कि इक्विटी में होता था। इक्विटी में क्योंकि आप एक शेयर ले लेते थे, तो आपका एक ही शेयर पे रिस्क होता था। एफएनओ में पूरा आपके लॉट पे रिस्क होगा। तो इस तरह से तो यार ये इसमें क्योंकि शेयर वैल्यू तो चेंज तो सबके लिए होगा, इक्विटी के लिए भी वही शेयर वैल्यू चेंज होगा जो कि हम लेट्स से एफएनओ के लिए चेंज होगा, राइट? हाँ, एफएनओ अंडरलाइंग है, इक्विटी से ही डिराइव होता है। तो इक्विटी में यदि 5 रुपए का चेंज हुआ, तो एफएनओ में भी 5 रुपए का चेंज होगा। इक्विटी में ठीक है, 10 रुपए का मतलब चेंज हुआ, तो एफएनओ में भी 10 रुपए का हम्म, चेंज होगा। वो मैं सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन का ड्राइव होने का तरीका अलग है। अभी मैं सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब यदि ये मान लो कि आपने एक शेयर टीसीएस का ना लेके एक लॉट फ्यूचर ले लिया टीसीएस का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 शेयर तो आपने एक बार में खरीदा। ठीक है, अब उसमें 5 या 10 रुपए ऊपर नीचे हुआ तो आपके पूरे 300 शेयर के हिसाब से आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है। हाँ मतलब और इसमें लेट्स से शेयर का या तो मैं निकालूंगा तो एक साथ में पूरा लॉट ही निकलेगा, राइट? नहीं कि मैं 300 में से लेट्स से मैं 150 नहीं नहीं मतलब नहीं, शेयर निकालना चाहूँ वो तो वो वो भी। वो आप इक्विटी में कर सकते हो, वो आप फ्यूचर में नहीं कर सकते। तो फ्यूचर में तो आपको पूरे एक लॉट मोटा पे मोटी करना पड़ेगा। बताओ। ठीक है, तो मैं क्यों फ्यूचर के साथ जाऊंगा जब मेरे को इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है इक्विटी में? हाँ, बिल्कुल ठीक है, जाना भी नहीं चाहिए। हम्म, क्योंकि फ्यूचर में रिस्क बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इसलिए है, अब मैं बता रहा हूँ कि रिस्क बहुत ज़्यादा क्यों है। क्योंकि होता क्या है, पहली बात तो आप लॉट पे काम करते हो, दूसरा बात क्या है कि जैसे ये 12 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनती है ना, जैसे आप इक्विटी में 300 शेयर लेते रिलायंस के, तो 9 लाख रुपए आपको देना पड़ता। हम्म, ठीक है, यदि इसी चीज़ को आप फ्यूचर में आके करोगे, तो फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी होती है, हर महीने की आखिरी थर्सडे इसकी एक्सपायरी होती है। तो अब यदि हम्म, कोई फ्यूचर में आप टीसीएस का लॉट उठा भी रहे हो, तो उसको वो आप इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। 25 फरवरी से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। तो 25 आज आपने मान ली कोई चीज़ खरीदी, वो 25 तारीख तक आपको प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, आपको उस दिन आपको एग्जिट ही करना। आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा अभी 10 दिन में तो चलो नुकसान हुआ है, हो सकता है अगले 20 दिन में फ़ायदा हो, तो मैं अगले मार्च तक इसको होल्ड कर लूँगा। आप वो नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एक्सपायरी होती है। नहीं तो इस तरह से तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है ना लॉ इसमें फ्यूचर में। आप बेनिफिट भी कुछ है इसका? क्योंकि आप तो दोनों का लिमिटेशन बता रहे हो कि इसमें हाँ, लिमिटेशन है। बेनिफिट है, मैं बता रहा हूँ कि लोग कैसे ट्रेड करते हैं इसको। लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, इसका बेनिफिट ये होता है कि जो चीज़ आपको 9 लाख रुपए में मिल रही थी, जो इक्विटी में आपको 9 लाख रुपए पूरे पे करने थे, वो यदि आप फ्यूचर में आके हम्म, इतना 300 शेयर खरीद लोगे, तो आपको 9 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। इसका 20% या 15% कुछ उसका एक्सचेंज का डराइव होता है, उतना ही देना पड़ेगा। मतलब 9 लाख का आपको 20% देना पड़ेगा। समझे, कुछ 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। वन पॉइंट ओके, एट गॉट इट, गॉट 1.8 लाख में आप पूरे गॉट इट, 300 गॉट शेयर इट। खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन अब देखो रिस्क क्या है। आपने या तो 1.8 लाख में, अब यदि ये 10 रुपए कम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके 30,000 रुपए कम हो गए 1.8 लाख में से, बचा आपके पास 1.5 लैक्स। तो ये इसका रिस्क है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको कम लगता है इस तरह से अगर समझे तो? हाँ, ये हेज के लिए यूज होता है। मैं कह रहा हूँ ना कि हेजिंग के लिए यूज करते हैं लोग। आपके पास बहुत शेयर है, मतलब आपने मान लिया कि
या आपके पास 10,000 शेयर हैं, ठीक है, इक्विटी में, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं 10,000 में ना मेरा कुछ रिस्क है, मैं 3,000 को फ्यूचर में और सेल करके रख देता हूँ कि मान लो प्राइस गिरा तो मुझे फ्यूचर से कुछ प्रॉफिट आ जाए, है ना, उस पर्पस के लिए यूज होता है, जिसको हम हेजिंग बोलते हैं। वो मैं आगे जब आऊंगा तो समझाऊंगा। अभी आप ये समझो कि फ्यूचर कैसे डराइव होता है, कितना पैसा लगता है और उसका रिस्क क्या होता है। तो रिस्क इसमें पूरे लॉट पे लगता है आपके, मतलब एक लॉट में जितने भी शेयर होंगे उस पूरे शेयर पे आपका वो रिस्क आएगा। पैसा हो सकता है कि थोड़ा कम लगे, पैसा कम इसलिए लगता है क्योंकि उसकी एक्सपायरी का टाइम बाउंड होता है कि आप 25 फरवरी के बाद इसको अपने पास रख नहीं सकते। आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे ना हो, आपको एग्जिट उसमें करना ही करना है। अच्छा, इसकी सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है? हाँ, इक्विटी की मंथली एक्सपायरी होती है खाली, जितने भी हैं उसके, मतलब अच्छा। फरवरी का होगा, मार्च का होगा, एक मतलब 3 महीने के होते हैं, एक करंट मंथ, एक और दो नेक्स्ट मंथ के होते हैं। तो यदि आप वो अप्रैल का जैसे या वीकली मार्च, भी वो करते हैं ना इसमें भी? वीकली जो होता है वो सिर्फ उस पे होता है, इंडेक्स पे होता अच्छा, लिमिट तो ठीक नहीं है। एक्सीड हो रहा है इसका, जूम का लिमिट? नोटिफिकेशन जो आया था दोबारा, है। हाँ, क्या हुआ था? मैं कह मैसेज रहा आ रहा जूम का है। एक लिमिट आया था ना तुम्हारा, जूम का फ्री वाला शायद मीटिंग का। कोई नहीं, देख लेते हैं, अगर आउट होते हैं दोबारा कनेक्ट कर हाँ, लेंगे। दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो अभी तक में कुछ कंफ्यूजन है कि जो भी नहीं, क्लियर है अभी तो। जब भी हम एफ एन ओ में आएंगे, मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जब भी हम एफ एन ओ में आएंगे तो उसमें हमें पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि हम किस एक्सपायरी का एफ एन ओ ले रहे हैं। हमें ये बहुत मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम उसी एक्सपायरी तक हम रख सकते हैं, उसके बाद नहीं रख सकते उसको। पहली चीज़ तो टाइम बाउंड हो गया। दूसरा है कि उसमें हम सिंगल शेयर नहीं ले सकते, हमें हमेशा लॉट में लेना पड़ेगा और हमें उसका लॉट देखना पड़ेगा कि उसका लॉट कितना है। वो आप एनएससी की साइट से, या जब भी आप बाई सेल करने जाओगे मैं बताऊंगा आगे कि कैसे आप लॉट साइज देख सकते हो, तो लॉट में ही आप काम कर सकते हो उसमें। तीसरा कि फ्यूचर में यदि 9 लाख किसी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बन रही है तो उसका आपको 20 या 25% देना पड़ता है। आप पूरा एक्सचेंज आपसे 9 लाख रुपए नहीं लेता है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज हो गई, डिफाइन मतलब डिफरेंस हो गया कि इक्विटी और एफएनओ में क्या डिफरेंस होता है। अब एफएनओ के भी जो दो पार्ट हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, हम उस पे आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी क्या डिफरेंस है। देखो, इन दोनों में जो सेम चीज है मैं वो वहां पे नहीं लिख रहा हूँ। सेम चीज आपका वही है कि ये लॉट में काम होते हैं दोनों ही, फ्यूचर में भी और ऑप्शंस में भी। इसमें भी एक्सपायरी होती है, फ्यूचर की भी एक्सपायरी होगी, ऑप्शंस की भी एक्सपायरी होगी। जो डिफरेंस होता है वो इसका, अब इसमें जो प्राइस होता है ना, प्राइस फ्लक्चुएशन, पहला डिफरेंस जो होता है फ्यूचर का वो होता है प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस जो डराइव होगा वो उसके अंडरलाइन से डराइव होगा। कहने का मतलब है कि यदि अंडरलाइन ±5 रुपए है तो इसका फ्यूचर का प्राइस भी ±5 या उसके आसपास ही होगा। यदि ये ±100 है तो ये भी ±100 ही होगा, ठीक है। मतलब इक्विटी का जो अंडरलाइन का जितना भी प्राइस फ्लक्चुएट होगा उतना ही फ्यूचर का भी प्राइस फ्लक्चुएट होगा। ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस में जो प्राइस है हम उसको नॉर्मल प्राइस के हिसाब से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इसके प्राइस का बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, और इसी पे हम फोकस करेंगे कि ऑप्शन के प्राइस किस तरह से डराइव होते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो ऑप्शन सेलिंग साइड में, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। हम फ्यूचर पे भी बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, हम बस इसको समझ लिए हैं क्योंकि फ्यूचर में जो रिस्क है वो अनलिमिटेड रिस्क है। जो आपने सुना होगा कि एक दिन में अकाउंट उड़ा देते हैं लोग, वो फ्यूचर में उड़ा देते हैं, क्योंकि पूरे लॉट पे, क्योंकि पैसा ज़्यादा लगता नहीं है, 20-25% में आप 100% का आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू खरीद लेते हो, समझ रहे हो। तो उसमें यदि 10 रुपए भी गिरा तो आपके पूरे 10
पूरे लॉट पे 10 रुपए गिरा, तो 3 हजार का लॉट है तो 30 हजार रुपए आपके गायब हो गए तुरंत, है ना। तो तो हम फ्यूचर में फ्यूचर में कैसे लोग काम करते हैं? फ्यूचर में फिर कौन करते हैं, कैसे लोग करते हैं फ्यूचर इसको? में आप जब आपको जब एक्सपीरियंस होगा ना, धीरे धीरे जब आप चीज़ों को समझोगे सिस्टम को, तब ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि अगले 3 दिन में इस शेयर का प्राइस मूव करेगा, बहुत ज़्यादा मूव करेगा। ठीक है, जब टेक्निकल एनालिसिस वगैरह आप सीखोगे, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइस इसका मूव ऊपर होने वाला है कि नीचे होने वाला है। तो उस ओके। हिसाब से ना आप क्या करते हो, अब होता क्या है कि आप टीसीएस की बात करो। अब मुझे मुझे पता है कि टीसीएस का एक हफ्ते में शेयर 20 रुपए बढ़ेगा। ये मुझे पता है, मैंने एनालिसिस करके फिगर आउट कर लिया। ठीक है, अब यदि मुझे टीसीएस का शेयर लेना पड़ा 10 लाख रुपए का, तो मुझे या तो मेरे अकाउंट में 10 लाख हो, तो मैं इसके उतने शेयर ले पाऊंगा 3 हजार के आसपास। ठीक है, 3 हजार के आसपास यदि मैं इक्विटी में लेता हूँ तो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। लेकिन मैं क्या करूंगा, जब मुझे पता है कि अगले 3 दिन में 20 रुपये बढ़ने वाला है, अगले 5 दिन में 20 रुपये बढ़ने वाला है, तो मैं इसका फ्यूचर ले लूंगा। इसलिए लूंगा क्योंकि मुझे 3 हजार शेयर प्राइस के लिए मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अब 2 लाख रुपए में मैंने एक लॉट ले लिया पूरा, ये 20 रुपये यदि बढ़ा तो मुझे 60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा अगले एक हफ्ते में, वो भी 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन आप इन चीज़ों में अभी पढ़ो नहीं। ये देखने में बहुत बढ़िया लगता है कि 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 60 हजार का प्रॉफिट आपको अगले एक हफ्ते में हो गया। लेकिन ऑपोजिट सोचो कि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट यदि ये 20 रुपये माइनस हो गया, तो 60 हजार रुपये आपके अकाउंट से एक हफ्ते में उड़ा भी देगा। ठीक है, इसीलिए मैं अभी तो कह रहा हूँ कि आप बस कॉन्सेप्ट समझ लो, अभी फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करो ही नहीं, और कम से कम अगले 3-4 साल तक फ्यूचर पे फोकस करना भी नहीं। ओके। मैं अभी फ्यूचर बस समझा इसलिए रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए कि क्या क्या होती हैं मार्केट में। मैंने फ्यूचर पे शुरू में ट्रेड किया था, और उसमें जब मेरे हाथ जले थे तब मुझे समझ में आया था, और मैं फ्यूचर पिछले 3 साल से मैंने हाथ नहीं लगाया फ्यूचर्स को। अच्छा। ठीक है, तो अब जो सबसे सारी कहानी आती है वो ऑप्शंस पे आती है कि इसका प्राइस कैसे ड्राइव होगा। अरे इसको क्या हो गया, ये खिसकने क्यों लगा। यार, तो पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पेन सेलेक्ट कर लो तो आ जाएगा अपने आप। अभी ये ना अब हो जाना, ये हाँ, पेन कोई भी पेन एक सेलेक्ट कर लीजिए, आ जाएगा। आ गया। ठीक है, तो अब हमारी सारी कहानी आती है ऑप्शंस पे। तो फ्यूचर तो हमने समझ लिया कि जितना अंडरलाइंग बढ़ेगा उतना फ्यूचर के प्राइस बढ़ेगा, और हमें शेयर पे नहीं, हमें लॉट पे काम करना पड़ेगा, तो जितना भी प्लस माइनस हुआ वो पूरे लॉट पे होगा इम्पैक्ट। ठीक है, एक डिफरेंस और है जो एफएनओ और इक्विटी में है, वो मैं बताना भूल गया हूँ, वो मैं एक बार बता देता हूँ कि वो क्या डिफरेंस है। आपने पता नहीं, अभी तो खैर नहीं सुना होगा, एक शॉर्ट सेलिंग करके कोई चीज़ होती है। उसमें क्या होता है कि यदि आपके पास कोई शेयर नहीं भी है, और आपको पता है कि अगले 3 दिन में इसके प्राइस गिरने वाले हैं, तो आप उसको इक्विटी में शॉर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में उसको शॉर्ट कर सकते हो। एक और डिफरेंस ये होता है, मतलब एक मेन बेसिक डिफरेंस और जो होता है कि आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो एफएनओ में, जो कि आप इक्विटी में नहीं कर सकते। इक्विटी में यदि आपके पास होल्डिंग में शेयर नहीं है, तो आप उस शेयर को बेच नहीं सकते, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है ही नहीं वो बेचोगे कैसे। ठीक है, लेकिन एफएनओ में क्या होता है कि आपके पास कोई शेयर नहीं भी है, तो भी आप उसका फ्यूचर या ऑप्शंस बेच सकते हो। आप अभी बेच दो और 4 दिन बाद खरीद लेना, बाई बैक कर लेना। वो होती है शॉर्ट सेलिंग, जो कि आप जो जो इंट्राडे में होता है जैसे। इंट्राडे में भी होता है और वैसे भी होता है, मतलब आप एक्सपायरी तक भी कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे 25 की एक्सपायरी है, अब मुझे पता है कि टीसीएस शेयर अगले अगले एक हफ्ते में बहुत बुरी तरह गिरेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बेकार आया है, कुछ भी बहुत बैड न्यूज़ है मार्केट में। तो मैं क्या करूँगा, इसको फ्यूचर में शॉर्ट कर दूंगा, फ्यूचर में सेल कर दूंगा, और 24 तारीख को जाके मैं बाई कर लूंगा। तो जो प्राइस अभी मान लो मुझे 3 हजार का मिलेगा, हो सकता है कि वो गिरते गिरते आगे जाके 2800 का हो गया, तो 200 का जो प्राइस डिफरेंस आया,
तो वो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा पर शेयर पे। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा डिफरेंस होता है इक्विटी में और डेरिवेटिव में। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन दीपक, हम्म। एक चीज बताओ, एक शेयर का वैल्यू जो चेंज होता है वंस इन अ डे होता है या फिर आर्ली के बेसिस पे? क्योंकि हम मार्केट देखते हैं वो सारे शेयर के बेसिस पे ऊपर नीचे होता है। हाँ, वो पर एक सेकंड होता है, शेयर की पर टिक पे होता है वो। और ये सेबी डिसाइड करती है, राइट? हाँ, पर सेकंड पे जो भी बायर्स है सेलर, जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप मार्केट में गए, हम्म। कोई बहुत सारे वेंडर हैं मान लो। ठीक है, किसी ने कोई चीज़ 10 रुपए पे खरीदी, किसी ने उसी सेकंड उसी टाइम पे या उसके अगले सेकंड में किसी ने दूसरे दुकान पे 11 रुपए में वो चीज़ खरीद ली, है ना। किसी तीसरे ने उसी चीज़ को 11.5 पे खरीद लिया। तो वही हर सेकंड का टिक वो एनएसई बताता है कि इस वाले इक्विटी में जो लास्ट ट्रेड हुआ है वो इतने प्राइस पे हुआ है। तो वो हर सेकंड पे नहीं नहीं प्राइस नहीं, को तो एक बताता है। मान के चलो ये आपका से इसका है एसबीआई का हम्म। या एलआईसी का शेयर है। एलआई का शेयर जो स्टार्ट हुआ मान के चलो 1000 रुपए पे, हम्म। आप अगले 5 मिनट में वो चेंज होके 1050 हो जाता है, या फिर अगले लेट्स से 1 घंटे में वो 1020 हो जाता है। तो हाँ, ये जो बढ़ता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो बढ़ता या घटता है, हाँ। वो ही तो मार्केट का मैकेनिक्स है। वो समझ जाते तो फिर बात ही क्या थी। वो नहीं समझ नहीं नहीं, सकते तो क्या ओके, बढ़ेगा या तो घटेगा। वो नहीं 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 नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन है कि मान के चलो एक शेयर की वैल्यू अभी 1050 में मैंने खरीदा, अगले टाइम ये गिर के 1020 हुआ, ये हम्म। किसने डिसाइड किया कि ये वैल्यू 1020 हो गया? वो कंपनी जिसका शेयर है वो डिसाइड करता है या सेबी डिसाइड करता है? नहीं, कोई नहीं डिसाइड करता है, ना कंपनी तो फिर डिसाइड वो ये करती कैसे? है। ये डिमांड्स के बेस पे होता है मेरे हाँ, ख्याल से जो सप्लाई डिमांड का डिमांड्स। कॉन्सेप्ट होता है, वो उस हिसाब से होता है कि मान लो एकदम से क्या हुआ मार्केट में, सब एकदम से सेलर ही आ गए, कोई खरीदने को राजी नहीं है, सब बेचने को ही तैयार बैठे हैं, तो वो प्राइस गिरता चला जाएगा। जैसे अभी न्यूज़ आया है कि जैसे व्हाट्सएप और सिग्नल का, ठीक है, तो उसने जो है ना, मतलब क्या नाम था वो बंदे का, नाम टेस्ला भूल ने, गया। एलन 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 हाँ मस्क मस्क, ने। उसने हाँ। उसने हाँ। हाँ, एलन मस्क ने जो है ना थोड़ा सा उसने बोल दिया, जस्ट एक स्टेटमेंट दिया था, यूज सिग्नल। ठीक है, तो अब लोगों को लगने लग गया कि सिग्नल ऐसे बंदे जो है ना वो मार्केट कर रहा है, मतलब कि देख रहा है, तो सबको लगा कि भैया ये जो है ना कुछ अच्छा होने वाला है। लोग उसको जो है ना मतलब ज्यादा लेने लग गए फिर से। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, लोगों का डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ने लग गए, तो अचानक से शेयर की वैल्यू जो है ना बढ़ने लग गया। तो अच्छा। ऐसे कुछ न्यूज होते हैं, कुछ रूमर्स होते हैं, जो इसमें भी कुछ उनकी फाइनेंशियल जो होता है ना वो बेटर होने लग जाता है। ठीक है, या कोई कंपनी अच्छा, उसको जो है ठीक है, ना ठीक है, इससे एक चीज क्वेश्चन अगला और रेज होता है कि मान के चलो सिग्नल का एक शेयर काउंट है, राइट? जब उसका एक शेयर काउंट है 1000, अगला बंदा खरीद तभी पाएगा जब कोई बेचेगा, राइट? या हम्म। वो काउंट बढ़ता है 1000 से 150 हो, 1050 हो गया एंड देन नए लोग 50 शेयर खरीद सकते हैं, ऐसे होता है क्या? हाँ, शेयर्स की भी ऑब्वियसली। लिमिट्स हैं, अगर ऐसे वो उसकी भी लिमिट्स कितने, ऐसा नहीं है कि मतलब अनलिमिटेड चीजें हैं। ठीक है, वो भी एक बॉन्ड है, वो भी बॉन्ड है कि ऐसा नहीं कि मतलब जो है ना मतलब अनलिमिटेड बाई कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि कुछ नहीं, लोग देखो, इक्विटी में तो आपके पास जितना पैसा है और यदि वहाँ पे कोई बायर या सेलर अवेलेबल है, वो बायर सेलर कैसे देखते हैं वो मैं बताऊंगा अभी चल के, जब मैं टर्मिनल ओपन करूंगा। क्वेश्चन की बात है कि अगर बोलते हैं कि नंबर ऑफ, मैं अनलिमिटेड शेयर बाय नहीं कर सकता हूँ, कि अगर सबने बाय कर लिया मतलब कोई भी शेयर अब खाली नहीं है सेल करने के लिए, ठीक है, तो उस केसेस में आपको वही सर्किट लगता है जो अपर लिमिट में जो ओपन होगा, सर, किसी कोई सेल करेगा तभी हम। सर्किट जो लगता है ना, वो एक प्राइस एक दिन में यदि एकदम बहुत लिमिट से बहुत ज़्यादा जब चढ़े आता है तो प्राइस सर्किट पे लगता होता है। है। हाँ, प्राइस पे सर्किट नहीं नहीं नहीं, लगता है। शायद मेरा क्वेश्चन, ओके, लेट मी पुट माय क्वेश्चन अगेन। मैं एक वीडियो जस्ट देख रहा था, सो उसमें बताया कि यूनिलीवर का टोटल शेयर इतना है, पर शेयर का कॉस्ट इतना है, यानी कि यूनिलीवर की मार्केट वैल्यू इतनी है। अगर किसी को पूरा यूनिलीवर खरीदना है तो एटलीस्ट उसके हाँ, पॉकेट में इतना अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि उसने एक डिफाइन किया कि उसके शेयर, नंबर ऑफ शेयर इतने हैं। हाँ, लेकिन वो मेरा वो क्वेश्चन है कभी भी कि हंड्रेड कभी भी 100% शेयर कंपनी आई उसमें डालती नहीं एक्सचेंज पे, क्योंकि वो फिर 100% पार्टनर उसका मालिक हो जाएगा उस कंपनी का। तो वो वो हो जाए। नॉर्मली, हाँ, हाँ हाँ। 50-60% शेयर ही वो मार्केट में रखती है। बाकी सब उनके अपने शेयर होल्डर्स के पास होते हैं या तो अब कंपनी के ओनर मान के के चलो, पास होते हैं। सिंपल मान के चलो, दीपक एक कंपनी का ऑनर है, उन्होंने 50% अपने शेयर को मार्केट में डाला,
50% शेयर का काउंट हो गया, लेट्स से 500 शेयर उसने मार्केट में छोड़े। अब खरीदने के लिए अमित है, अरविंद है। अब वो खरीदेगा वो 500 टोटल में ही, अगर अरविंद बेचेगा तभी अमित खरीद हाँ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 500 के शेयर काउंट 600 शेयर तो नहीं होगा ना मार्केट नहीं में। नहीं 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 होगा। नहीं ओके, गॉट इट, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ और इसीलिए ना वहीं पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्वेश्चन सही पूछा है। तो जब भी हम देखते हैं बाय या सेल करने के लिए जाते हैं, तो जो सबसे पहली चीज हमें देखनी होती है कि उसमें लिक्विडिटी कितनी है। ये जो अभी बोला है ना कि उसमें बायर या सेलर कितने होंगे या कितने नहीं होंगे, तो होता क्या है कि यदि मान लो उसके कम ही शेयर हैं, 100 ही शेयर हैं, और करंट प्राइस चल रहा है 150 रुपये चल रहा है, तो अब क्या होगा कि यदि आपने मार्केट प्राइस डाल दिया, तो जो उस प्राइस पे ऐसे 150 पे कोई अवेलेबल ही नहीं हुआ सेलर या बाय सेलर, जहाँ पे आप बाई करने के लिए पहुंच गए। सेलर कह रहा है कि मुझे चाहिए 160 रुपये। ठीक है, आप अभी प्राइस चल रहा है 150, आपको लगेगा कि 150 में ही ये मैं बाई कर लूंगा, लेकिन एक्चुअली में वो होगा नहीं यदि 150 पे कोई सेलर अवेलेबल नहीं हुआ तो इसीलिए ना वहाँ पे आपको लिक्विडिटी देखनी पड़ती है किसी भी शेयर में घुसने से पहले, कि ऐसा ना हो कि बायर और सेलर में बड़ा डिफरेंस हो। उस डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि आपको प्राइस पे शेयर मिलेगा नहीं जो आप सोच के बैठे हो। ठीक इसलिए है, हम उन लिमिट चीज़ों प्राइस डालते हैं उस पे। हाँ उन चीज़ों पे आएंगे हम, वो लिक्विडिटी का एक चीज़ है, पे भी आएंगे। ठीक है ठीक है, आई थिंक आप कंटिन्यू रहो दीपक जहाँ से आप कर रहे थे। मेरे को कुछ क्वेश्चन था तो आई थॉट कि क्लियर हो। ठीक है, तो हम आते हैं वापस से फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर में बेसिक इक्विटी और फ्यूचर का बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ गए। अब हम फ्यूचर और ऑप्शंस का बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि क्या होता है फ्यूचर और ऑप्शंस में। इसमें जो सेम चीज़ें होती हैं वो वही होती हैं कि इसमें क्या नाम है, एक्सपायरी होगी, लॉट साइज पे काम, बस यही दो चीज़ें सेम है। इसके अलावा जो प्राइस इसमें डिफाइन होता है ऑप्शन में, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जैसे मैंने इसमें लिखा था कि प्राइस जो इसका होता है वो अंडरलाइन से डिफाइन होता है फ्यूचर का। ऑप्शंस में क्या होता है, इसमें आप डायरेक्ट प्राइस डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अंडरलाइंग पे तो काम करता है लेकिन अंडरलाइंग डिफरेंट स्ट्राइक पे काम करता है। तो अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई, स्ट्राइक। ये स्ट्राइक प्राइस पे काम करता है, और इसको हम प्राइस, जैसे यहाँ पे है ये प्राइस ना बोल के इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। ऑप्शंस में अब थोड़ी चीजें, टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाती है। एक पहला इंट्रोडक्शन आपके लिए हो गया स्ट्राइक प्राइस, और दूसरा इंट्रोडक्शन हो गया, इसको हम प्राइस ना बोल के प्रीमियम बोलते हैं। ठीक। तो अब यदि मैं ऑप्शन की बात करूंगा कि मुझे टीसीएस का ऑप्शन बाई करना है या सेल करना, तो अब मैं सीधे टीसीएस का अंडरलाइंग प्राइस जो होता है, जो इक्विटी में प्राइस चल रहा है, मैं वो देख के कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। जब भी मैं ऑप्शंस में बात करूं, पहले मुझे एक स्ट्राइक प्राइस डिफाइन करना पड़ेगा कि किस स्ट्राइक प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, और एक प्रीमियम उसका क्या चल रहा है उस स्ट्राइक प्राइस का, तो वो प्रीमियम मुझे पे करना पड़ेगा ऑप्शंस में। यदि मैं बाई कर रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ तो वो उसका ज़्यादा देना पड़ता है, वो हम देखेंगे कि क्या होता है। तो अब हमें बेसिकली ये समझना है कि स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम क्या चीज़ होती हैं जब मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ, और यही इस पूरे ऑप्शंस का ना ग्रंथ है। यही चीज़ हमें समझनी है कि किस स्ट्राइक प्राइस की मैं बात करूं और उस स्ट्राइक प्राइस का क्या प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, बाकी एक्सपायरी वगैरह सब सेम होती हैं, लॉट साइज भी सेम होता है, सब चीज़ें होती हैं। इसी में कॉल और जो सेल होता है उसी में होता है ना, बाई कॉल और डू जो होते हैं, कॉल हाँ ऑप्शन जो हाँ, वही पुट वही ऑप्शन। मैं कह रहा हूँ, कॉलर पुट जो होते हैं, तो वही है कि इसी कॉल के और अंदर पुट। होते हैं, वो स्ट्राइक प्राइस पे होते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि स्ट्राइक प्राइस क्या चीज़ होती है और उसका प्रीमियम कैसे ड्राइव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई ना कि ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस हम क्या सेलेक्ट करें और उसको खरीदें या बेचें। तो आप ये समझ लो कि इतना ही समझना है आपको, मतलब मेरे से कम। और यदि इतना ही चीज़ समझ गए, तो आप फंडामेंटल्स आपके कितने ही खराब हों, ठीक है, लेकिन आप शेयर मार्केट से पैसा निकालना सीख लोगे। वो कैसे सीखोगे वो मैं बताऊं धीरे धीरे।
बहुत बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना है कि स्ट्राइक प्राइस कैसे डिफाइन करते हैं, कॉल पुट और वो सब प्रीमियम्स क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये दो नए टर्म का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो मैं इस दो नए टर्म पे अब बात करूंगा आगे, और इसी को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इससे पहले यदि कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं तो मैं अब ऑप्शंस पे आता हूँ फुल फोकस करके। मेरे अच्छा, को एक ओके। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। हाँ बताओ। हेलो। अच्छा, ये जो है हर एक कंपनी का अवेलेबल रहता है, इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन, तीनों ऑप्शन अवेलेबल रहता हाँ, है हर नहीं कंपनी नहीं, के शेल ये पे अच्छा तो? क्वेश्चन है। नहीं, होता क्या है, जो एफएनओ होता है ना, ये हर शेयर का अवेलेबल नहीं होता। अब क्या होता है, एनएससी में अराउंड 60-100 प्लस कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, हम्म। लेकिन जो इसका एफएनओ सेगमेंट अवेलेबल है वो सिर्फ 170 या 200 के आसपास कुछ है। 200 कंपनीज के ही अवेलेबल हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जिन भी, पहली बात तो यह है कि एनएससी देखता है कि मार्केट वैल्यू जिसकी बहुत ज़्यादा है, लिक्विडिटी जिसमें सबसे ज़्यादा है, और जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, उसी का वो एफएनओ लॉन्च करते हैं। तो ये घटता बढ़ता रहता है। कभी हो सकता है कि जैसे रिलायंस कैपिटल पहले हुआ करता था, अब शायद वो नहीं है। तो जैसे जैसे मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन घटता रहता है, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट कम होता रहता है, या कंपनी थोड़ी खराब परफॉर्मेंस करके वो थोड़ी बैंकरप्सी या इस तरह की चीज़ों की तरफ चली जाती है, एफएनओ हटा दिया जाता है वहाँ से। तो आप ये समझ लो कि जितनी ओके, भी गॉट टॉप इट। कंपनीज होती हैं, जितनी भी टॉप कंपनी अभी एनएससी में लिस्टेड होंगी, उन सब में ही आपको एफएनओ मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। ये जो नई नई लिस्ट हुई है अभी एनएससी में, नई लिस्टिंग भी आपको एफएनओ नहीं मिलेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। और लेट्स से, जैसे आपने इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था कि इसका लॉट जो डिफाइन होता है, अगेन ये हाँ, 8-9 अराउंड लाख 8 के से 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक। वैल्यू के, हाँ, उसके हिसाब से डिफाइन होता है। तो ये ऑप्शंस के लिए भी सेम है, राइट? हाँ, लॉट साइज चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर का लॉट साइज अलग है, ऑप्शन का लॉट साइज अलग है। जो फ्यूचर का लॉट साइज होगा वही ऑप्शंस का भी लॉट साइज होगा। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? मयंक ज्वाइन किए क्या? हाँ हाँ, करा हुआ हूँ दीपक। अच्छा अच्छा, ये आप ही हैं क्या? हाँ हाँ। ठीक है, तो अब हम फुली फोकस आते हैं ऑप्शन। ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस कैसे डिफाइन होते हैं और क्या चीज़ें होती हैं, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ। और आज हम बस ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। देखिए, आप लोगों को फिर ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने बता दी और सब समझ से गायब हो गया, वो कुछ समझ में आया नहीं। तो बस मैं बेसिक इंट्रोडक्शन कर देता हूँ आज ऑप्शंस का। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीकेंड में फिर देख लेंगे कि उस आगे हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं अब। ठीक है, अब मैं ठीक एग्जांपल है। लेता हूँ टीसीएस का ही ऑप्शंस में। तो टीसीएस का इक्विटी प्राइस अब ये मान लो अंडरलाइंग है, ये चल रहा है 3,000 पे। तो अब जब मैं इसकी बात करूंगा, अब इसके ऑप्शंस में क्या होता है, इसका जो 3,000 रुपये का प्राइस है, इस पे प्रीमियम डिफाइन नहीं होता है ऑप्शंस। इसके अब क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक साइड में कॉल होता है और एक साइड में पुट होता है। और इसके बीच में यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होती हैं, जिनको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब क्या होता है, 3,000 से 15-20 स्ट्राइक पीछे, और 3,000 से 15-20 हज़ार ऊपर, 15-20 स्ट्राइक ऊपर। ये 100 या 150 के डिफरेंस पे वो डिपेंड करता है कि शेयर का प्राइस कितना है। उसके हिसाब से एक्सचेंज डिफाइन करती है कि इसके ये स्ट्राइक प्राइस हो। समझ में आई बात? मतलब 3,000 में यहाँ पे लिख दूं, 3,000 का एक स्ट्राइक प्राइस हो गया। उसके बाद हो गया 100 के डिफरेंस पे ना एक्सचेंज से डिफाइन करती है 3100, 3200, 3300। हम्म। इस तरह से वो स्ट्राइक प्राइस डिफाइन करती है, थोड़े आगे 10-15 आगे और 10-15 ही पीछे भी। तो मतलब 2900 भी होगा इसमें, 2800 भी होगा इसमें, 2700 भी होगा इसमें। ये
अच्छा, ये जब डिफाइन होता है ये जो 3,000 आपने डिफाइन किया, ये क्या है? उसके ये इक्विटी अंडरलाइंग है। प्राइस का हाँ, इक्विटी का प्राइस है। हाँ, मतलब इक्विटी के प्राइस के आगे आसपास में करते हैं, हाँ, ठीक। क्योंकि हर चीज एफएनओ में हर चीज अंडरलाइंग से डिफाइन होता है। तो ऑप्शन भी जो होगा उसका अंडरलाइंग भी इक्विटी ही होगा। तो हम प्राइस जो अंडरलाइंग प्राइस की बात करेंगे वो तो हम इक्विटी के प्राइस की ही बात करें। अब उसी इक्विटी के प्राइस के हम्म। हिसाब से ये ना स्ट्राइक प्राइस डिफाइन होते हैं अलग अलग, और वो दोनों साइड होते हैं, कॉल और पुट। ठीक। और ये 100 के ही गैप से होता है, राइट? नहीं और नहीं या कुछ नहीं कोई नहीं कैलकुलेशन यूज होता है? नहीं नहीं, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो गैप जो होता है ना वो डिफाइन करता है कि शेयर का प्राइस क्या है। कोई कोई प्राइस, कोई शेयर 400 रुपये का ही है, तो उसमें यदि 100 का तुम गैप डालोगे तो वो 4 स्ट्राइक पे खत्म हो जाएगा। हाँ, वही कोई कैलकुलेशन रखता हूँ मैंने यहाँ पे फिर तो। वही मैं कह रहा हूँ कि 15-20 होता है नॉर्मली ऊपर, 15-20 नीचे। उस हिसाब से जितना भी उनको लगता है कि इसको 20-20 रुपए में डिवाइड करना चाहिए या 30-30 में डिवाइड करना चाहिए, वो सब एक्सचेंज का काम है। वो सब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें ये समझना है कि हाँ ऐसा कुछ स्ट्राइक प्राइस होता है, और जब भी किसी का देखना हो कि किसका क्या स्ट्राइक है तो एनएससी की साइट पे जाओ। अब मैं थोड़ा थोड़ा है ना एनएससी भी ओपन करने लगूंगा बीच बीच में, जिससे कि आप लोगों को ना वो भी थोड़ा सही लगे। सी में भी हमें जाना पड़ेगा बीच बीच में। ठीक है। और एनएससी ठीक इंडिया है। जो है, जब भी आप ट्रेड करोगे एनएससी इंडिया आपकी एक टैब में खुली होनी चाहिए, क्योंकि ये भगवत गीता है शेयर मार्केट की। इसको बिना ओपन किए आप कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है। अब इसमें डेरिवेटिव में जाओ। यहाँ एक तो नई साइड में मुझे समझ नहीं आता है, पुरानी साइड अच्छी है। यार इसमें कहाँ होता है, एक ऑप्शन चेन करके, मार्केट डेटा। हाँ ये रहा ऑप्शन चेन। इसमें देखो जैसे टीसीएस की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे टीसीएस सर्च करो। MNOPQRST, RST। स्टार्टिस्ट। ठीक है। अब देखो, एक तो यार ये साइड इतनी गंदी बना दी है ना। हाँ ये देखो, अब ये देखो, पहली बात तो ये समझ में आ गया कि एक्सपायरी डेट होती है इसकी। ठीक है। दूसरी चीज इसमें स्ट्राइक प्राइस होता है। तीसरी चीज इसमें होता है कि क्या बोल रहा था मैं, चलो भूल गया। ये दीपक ग्रुप पे भी पिंग कर देना ये वाला बाद में। हाँ, तो अब देखो जैसे टीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे। अब इसका अंडरलाइन तुम देखो क्या चल रहा है, 3160 चल रहा है इसका अंडरलाइन। तीसरा वो आप पीछे बता से रहे थे बैकग्राउंड डिसीजन ऑफ की लाइफ। आवाज आ रही है, अरविंद की आ रही है। रुको म्यूट करता हूँ इसको मैं। ठीक है। तो अब ये देखो जैसे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस डिफाइन है 50 कितने पे डिफरेंस पे है ये, 20-20 रुपए के डिफरेंस पे है। ये देखो अंडरलाइन चल रहा है 3160 पे टीसीएस का, और ये इसके स्ट्राइक प्राइस हैं जो 20-20 रुपए के डिफरेंस पे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि 15-20 ऊपर होते हैं और 20-25 इतने ही लगभग नीचे होते हैं। तो सभी का ये अलग अलग होगा। टीसीएस का जो है वो 20-20 के गैप पे है। इसी तरह से हो सकता है जिसकी प्राइस थोड़ी कम हो, जैसे आरती इंडस्ट्रीज है। ये मेरे ख्याल से अभी थोड़ा 3,000 के आसपास नहीं है। ये देखो ये 1200 रुपये का शेयर है। तो इसमें जो तुम गैप देखोगे ये भी 20 रुपए का है। साला किसका देखूं मैं, अडानी एंटरप्राइजेस देखता हूँ, ये थोड़ा छोटा शेयर है। ये भी 600 पे पहुंच गया। तो अब देखो इसमें जो गैप है ना वो 10-10 रुपए का है। तो जैसे जैसे शेयर प्राइस कम होंगे, ये स्ट्राइक प्राइस का गैप बहुत कम होगा। और जैसे जैसे शेयर प्राइस बहुत बड़े होंगे, उनका गैप बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें ऊपर और नीचे लगभग 20 से 25 स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ज़्यादा नहीं होता उससे। ठीक है। कोई कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? मेरे को अगेन क्वेश्चन वही है कि ये वो 20 हमने एक एनएससी ने डिफाइन किया है कि 20 का डिफरेंस होगा, या कोई कैलकुलेशन यूज करते हैं यहाँ पे? अगर नहीं तो वी आर गुड। नहीं देखो, जो चीज़ें एनएससी की जिम्मेदारी है ना उसको उन्हीं पे छोड़ दो। कैलकुलेशन समझ के आप कुछ ठीक है नहीं कर फिर, सकते। ठीक। क्योंकि क्योंकि जब वो आप ठीक है। आप कैलकुलेशन करके बोलोगे कि नहीं यार ये तो 605 का स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, जब आपको साइट पे एनएससी देगा ही नहीं 605 का स्ट्राइक प्राइस, तो आप कैलकुलेशन निकाल के क्या करोगे? तो बहुत चीजें ठीक है। होती हैं जिसका कोई ना कोई कैलकुलेशन होगा, लेकिन हम उन चीजों में नहीं जाएंगे। हमें बस चीजें समझनी है कि चीजें कैसे काम करती हैं, और हमें जो अब चीजें अवेलेबल हैं उसको कैसे यूज करना है।
ठीक है, अभी यदि मैं ठीक है, इसके ठीक है। इसके इसके प्रीमियम की बात करूँ ना, कि ये 610 का जो प्रीमियम है, जो 26 रुपए है, इसके पीछे इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है कि वो पूरा एक बुक लिखी जा सकती है उस पे। आप कहीं देखोगे ऑप्शन ग्रीक करके होता है वो। अब ग्रीक समझने बैठ गए तो 1 महीना तो ग्रीक समझने में ही लग जाएगा। लेकिन अब वो समझ के क्या फायदा, उन कैलकुलेशंस को याद करके क्या फायदा, या समझ के जो भी चीजें होंगी वो सब अपने आप इसमें प्राइस में फैक्टर हो ही जाएंगी। तो आपको बस प्राइस ठीक है, देखना है ठीक कि है। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, है ना। तो मैं अभी बस उन बेसिक्स की बात करूंगा। अच्छा, एक चीज लास्ट और बताओ कि मान के चलो दिन में 4 बार अगर इसका इक्विटी का प्राइस चेंज होता है तो ये फिर स्ट्राइक प्राइस भी चेंज होगा उतनी बार? हाँ, स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है, हर हर चीज हर सेकंड चेंज होती है, हर टिक पे चेंज। ठीक है। ठीक है। अब हाँ, स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया कि स्ट्राइक प्राइस ऐसा होता है। तो जब भी हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो हमें अंडरलाइन के साथ साथ हमें उसके स्ट्राइक प्राइस की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि हर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कॉल साइड में डिफरेंट होता है और पुट साइड में डिफरेंट होता है। अब मैं इसको यहाँ पे लिखने की बजाय ना साइट खोल लिए तो साइट ही पे समझा देता हूँ। अब जैसे आप देखो यहाँ पे मैं टीसीएस वापस से ओपन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आओ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें आप तीन चार चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो स्ट्राइक प्राइस, जो यहाँ पे दिख रही है कि हर एक स्ट्राइक प्राइस की क्या प्रीमियम है, वो प्रीमियम मतलब ये एलटीपी। ठीक। तो अब आप देखोगे कि 3180 का जो प्रीमियम है वो 87 रुपए है, 3200 का प्रीमियम 74 है। धीरे धीरे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं अंडरलाइंग के पास से, अंडरलाइंग यहाँ पे है लगभग, है ना, 3180 कुछ था इसका, 60। अरे यार, तो साइट ऐसी है ना कि इधर उधर क्लिक कर दो तो सब घूम जाता है। अब इसको रीलोड करना पड़ेगा। बहुत घटिया सी बना दी है वैसे, ये पहले अच्छा था। गलती से इधर उधर क्लिक कर दिया ना कि वो गायब हो जाता है इसमें। कहाँ गया यार ये टीसीएस। ठीक है, तो हर स्ट्राइक प्राइस का कॉल साइड और पुट साइड दो चीजें हैं। कॉल साइड का प्रीमियम आप देखोगे 3180 का 87 है, पुट साइड में 86 है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे, 3340 फॉर एग्जांपल, ये 28 रुपए का है और ये यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है। यदि ये हाइफन में दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि ये इस यहाँ पे कोई बिड वो नहीं है, कोई बायर या सेलर अवेलेबल नहीं है ट्रेड करने के लिए। नॉर्मली जो बायर सेलर होते हैं वो इसी के आसपास होते हैं, जहाँ पे शेयर प्राइस चल रहा होता है ना, उसी के आसपास बायर सेलर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे 3250 का कॉल साइड में क्या चल रहा है, 54। पुट साइड में क्या चल रहा है, 130। तो ये डिफरेंस कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब अब हमें बेसिक समझना है। और कॉल और पुट क्या चीज़ होती है ये समझना है। ठीक है। कॉल और पुट में सबसे पहले हम कॉल और पुट को समझते हैं कि कॉल और पुट क्या चीज़ होती है। देखो, जब भी कोई अंडरलाइंग मूव करता है ना, जैसे 3000 से 3200 हो गया, तो उसके अंडरलाइंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा कॉल साइड में और पुट साइड में, हमको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो कॉल का जो सिंपल सा फंडा ये होता है कि जब भी प्राइस ऊपर होगा, अंडरलाइंग का प्राइस, अरे, अंडरलाइंग का प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल ऊपर जाएगा। पुट साइड में क्या होता है कि अंडरलाइंग का प्राइस यदि गिरेगा तो पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे, पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। ये दोनों आपस में ऑपोजिट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, 3000 स्ट्राइक प्राइस पे यदि एक टाइम पे कॉल साइड में यदि इसका प्रीमियम की मैं बात करूँ, ये 30 रुपए था फॉर एग्जांपल, जब इसका अंडरलाइन 3000 था,
ये 3000 अंडरलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मान लो कि 3000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड का प्रीमियम 30 रुपये था और पुट साइड का प्रीमियम मान लो 40 रुपये था। ठीक। और यदि अंडरलाइंग मतलब टीसीएस का शेयर प्राइस 3000 से बढ़ के 3100 हो गया, ठीक, 3100 हो गया, तो अब क्योंकि 100 रुपये बढ़ गया है टीसीएस का शेयर प्राइस, तो कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो बढ़ के हो सकता है कि 40 रुपये हो जाएगा 30 से, और पुट साइड का घट के 40 से मान लो 28 रुपये का हो जाएगा। समझ में आई बात कि कॉल और पुट में क्या डिफरेंस होता है? हम्म मतलब जब भी शेयर प्राइस ऊपर होंगे तो कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे, जब भी शेयर प्राइस घटेंगे तो कॉल के पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे। यदि शेयर प्राइस बढ़ेगा तो पुट घटेगा। कितना घटेगा वो वो फिर अपने आप में फिर पूरी कैलकुलेशन है कि मैंने जब ये 100 रुपये बढ़ गया तो मैंने यहाँ पे 10 रुपये ही क्यों बढ़ाया, और जब यहाँ पे 100 रुपये घट गया तो मैंने यहाँ पे 12 रुपये ही क्यों कम किए। ये अपने आप में पूरी कैलकुलेशन है कि ये प्रीमियम कितना कम या कितना ज़्यादा होता है। वो चीज़ें हम समझेंगे कि इसका प्रीमियम कैसे ड्राइव होता है, इसके प्रीमियम प्राइसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं जो इसके प्राइस को ड्राइव करते हैं कि वो कम कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा। कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, बस अब हम ये समझ रहे हैं कि हाँ वो ज़्यादा होगा या और वो कम होगा। बस अभी हम ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं नहीं ठीक है। अच्छा, तो अब होता क्या है कि हर स्ट्राइक प्राइस के ना प्रीमियम अलग होते हैं। जैसे 3000 का 30 रुपये है, और जैसे जैसे आप दूर होते रहोगे ना कॉल साइड में जैसे आप इधर होते रहोगे, ऊपर की तरफ जाते रहोगे, तो आपको प्रीमियम कम मिलेगा। जैसे ये 30 रुपये का था, ये हो सकता है 25 रुपये का मिले। 3200 वाला हो सकता है 23 रुपये का मिले। 3300 वाला हो सकता है 20 रुपये का मिले। ठीक है, इसी तरह पुट में जब आप पीछे की तरफ जाओगे तो इसमें 3000 का 40 रुपये था, तो 2900 का हो सकता है आपको 35 रुपये का मिले। 2800 का हो सकता है 30 रुपये का मिले। 2700 वाला हो सकता है 25 रुपये का मिले। ये इस तरह से होता है, और ये चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। इस वाली साइड पे अब आओ देखो, जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस के हम दूर गए तो कॉल साइड के प्राइस देख रहे हो घट रहे हैं। 87 का है, अंडरलाइंग सेम है, अंडरलाइंग अभी भी 3160 पे है, लेकिन 3180 का प्राइस 87 पे है, 3200 का 74 पे है, फिर 65 है, 63 है, 54 है। वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं। और इसी तरह से ये वाइट वाले पोर्शन में जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, पुट साइड के प्रीमियम कम होते जा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक दीपक अपने प्राइस वाला तो पार्ट क्लियर कर दिया है यहाँ पे, बट दोनों में है क्या डिफरेंस अभी हमें नहीं पता, कॉल क्या है पुट क्या है। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि ऑप्शंस में दो चीज़ें होती हैं। एक आपको स्ट्राइक प्राइस डिफाइन करना पड़ेगा, एक आप कॉल की बात कर रहे हो कि पुट की बात कर रहे हो। तो यदि आप जब भी बोलोगे ना कि यार टीसीएस का शेयर तो 100 रुपये बढ़ गया, लेकिन उसके 2800 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो बढ़ेगा कि घटेगा, तो अब आपने 2800 स्ट्राइक प्राइस बोला ना, आपने कॉल बोला ना पुट बोला, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये तीन चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी जब भी आप ऑप्शन में काम करोगे। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस साइड की बात कर रहे हो, आप कॉल साइड की बात कर रहे हो या पुट साइड की बात कर रहे हो, किस स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हो और किस अंडरलाइन की बात कर रहे हो। ठीक है, चीज़ें इतनी समझ में आई बेसिक अभी? हाँ तो इसमें ऑप्शन में लेट्स से मैं टीसीएस के ऑप्शन के साथ जाऊंगा, मैं कॉल पे जाऊंगा, लेट्स से अभी इसका बेस प्राइस जो भी अब अंडरलाइन है लेट्स से 3180 का, ठीक है, मैं स्ट्राइक प्राइस लेट्स से जाऊंगा 2800 और कॉल में बताऊंगा कि सर्टेन अमाउंट। पुट की जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ कॉल अंडरलाइन एंड देन स्ट्राइक प्राइस, ये तीन चीजें के साथ जाऊंगा, राइट। हाँ, अब क्या होता है इसमें, अब ट्रेड कैसे होता है, तो अब जैसे
अब आप मान लो कि आपको ये पता है कि टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है कल, और टीसीएस का शेयर प्राइस कम से कम 5% बढ़ेगा, तो मैं ऑप्शन में कैसे ट्रेड करूंगा? तो दो तरीके हैं मेरे पास। अब मुझे पता है कि टीसीएस का शेयर ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये है कि यदि मैं टीसीएस का कॉल किसी भी स्ट्राइक प्राइस को पकड़ के बाई कर लूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो प्रीमियम अभी चल रहा है वो कल उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है ट्रेड करने का कि मैं कुछ कॉल बाई करके रख लूं किसी भी स्ट्राइक प्राइस का टीसीएस के। अब वो किस स्ट्राइक प्राइस का, वो मान लो कि जहाँ पे अभी है अंडरलाइंग उसी वहीं का मैंने बाई कर लिया। फॉर एग्जांपल 3180 का मैंने 87 में बाई कर लिया इसका कॉल साइड। अब क्या होगा, कल जब मार्केट मान लो 5% बढ़ गया टीसीएस का शेयर, क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, तो ये 87 का 100 हो जाएगा फॉर एग्जांपल। तो 13 रुपये आपका प्रीमियम बढ़ गया, है ना? तो 13 रुपये यदि आपका प्रीमियम बढ़ा, तो टीसीएस का जो अंडरलाइंग है वो 300 का है, मतलब लॉट साइज है। तो 300 × 13, 3900 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एक तरीका तो मेरा ये हुआ ट्रेड करने का, यदि मैं बाई साइड में जाता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अब मुझे पता है कि भाई टीसीएस का शेयर ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये है कि पुट के जो प्राइसेज होंगे, पुट के प्राइसेस घटेंगे, है ना? क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाएगा तो पुट घटेगा। तो अब दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि यार मैं इसको बाय ना करके मैं ये 3160 का पुट पुट साइड में जाके मैं इसको आज सेल कर देता हूँ। कल इसके प्राइस कम हो जाएंगे, तो जब कम हो जाएंगे तो मैं बाई कर लूँगा। तो आज 77 रुपये है, कल 60 रुपये का हो जाएगा, तो 17 रुपये कम हो गए। और 300 का लॉट साइज है, तो 17×3 = 51, 5100 का मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें होती हैं ट्रेड करने, दो दो तरह से मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ, है ना? एक एक होता है बाई साइड में रह के मैं ट्रेड कर सकता हूँ, दूसरा मैं सेल साइड में रह के ट्रेड कर सकता हूँ। अब एक चीज बताओ दीपक, मान के चलो मुझे समहाउ मैंने मनी कंट्रोल पे देखा, इधर उधर देखा, और मुझे लग रहा है कि इसका जो अंडरलाइन है, अगर अभी 3100 का है, ये कल बढ़ेगा, हम्म। या लेट्स से कि अगले 3 दिन तक बढ़ेगा, हम्म। तो मैं दोनों पार्ट में ट्रेड नहीं कर सकता, या दोनों में ट्रेड कर सकता हूँ, या मैं कॉल के साथ जाऊंगा? मैं मुझे पता है कि आज इस सिनेरियो में तुम बताओ, मतलब कि किसके साथ, कॉल के साथ जाना चाहिए, पुट के साथ जाना चाहिए, या दोनों जा सकते हैं, जब हम्म। मुझे समहाउ लग रहा अब है अब कि मैं नहीं इसका बढ़ेगा अंडरलाइन? हाँ बिल्कुल ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सब सब कर सकते हैं। ये जो इंडिविजुअल ये जो चीज़ें दिख रही है ना, 3180, 3200, ये सब इंडिविजुअल आप ट्रेड कर सकते हो अलग अलग। कॉल साइड में भी कर सकते हो, पुट साइड में भी कर सकते हो। मतलब आपके पास ट्रेड करने के जितने स्ट्राइक प्राइस हैं यहाँ पे लिस्टेड, उतने स्ट्राइक हम्म प्राइस इंटू 2। मतलब हम्म टीसीएस में trade करने के आपके पास, मैं प्रोबेबिलिटी वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो 1800 से लेके और ये 3700 तक, यदि स्ट्राइक प्राइस का काउंट 40 है, तो 40 हम्म। स्ट्राइक प्राइस है, और ये कॉल साइड में भी है 40 और पुट साइड में भी है 40, मतलब 40 दोनों 80। 80 तरीके हैं आपके पास ट्रेड करने के टीसीएस में, टीसीएस के ऑप्शंस में। ठीक है। अच्छा, एक एक चीज और, जैसे आपने स्ट्राइक साइज, आपने प्राइस वाला बताया, तो सो यहाँ पे जब हम कॉल या पुट जो भी ट्रेड कर रहे हैं, तो स्ट्राइक प्राइस इज समथिंग दैट वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ तक ये जाएगा, तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस, या ये कम्प्लीटली अलग है? वहां तक जाएगा, वो वो भी एक अलग चीज है, उस पे हम आएंगे धीरे धीरे। अभी आप ये समझ लो कि आपके पास 80 तरीके हैं ट्रेड करने के। अभी आप बस ये समझो, बाकी चीजें दिमाग से हटा दो कि कहाँ जाएगा या कहाँ नहीं जाएगा। ठीक, अब उन ठीक है। 80 तरीकों में से आपको कौन सा तरीका आप लोगे, वो डिपेंड करता है कि आपके पास ये क्या है, कैपिटल कितना है। क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ कि बाई और हम्म सेल में क्या डिफरेंस है। तो आप 300 का शेयर, अब मैं इक्विटी से शुरुआत करता हूँ। 300 का शेयर इक्विटी में आपको खरीदना हुआ तो आपको 9 लाख रुपए लगेंगे। ठीक, फ्यूचर में खरीदना हुआ तो 9 लाख का 25% मान लो, लगभग 2.25 लाख रुपए लगेंगे। हम्म
ठीक, अब मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ कि ऑप्शंस में आपको 300 शेयर लेने हैं तो कितना कैपिटल चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं 32-20 का स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस बढ़ेगा तो मैं बाई साइड में हूँ, मैं सेल साइड में नहीं हूँ। ठीक, तो मुझे कितना पैसा लगेगा? 65 रुपये इसका प्रीमियम चल रहा है और 300 इसका लॉट साइज है। तो 65 × 300, 18,000 के आसपास मुझे लगेंगे। और मैं इन 18,000 में टीसीएस के 100 शेयर अपने पास रख सकता हूँ एक्सपायरी तक। ठीक, अब यदि वो 65 से 75 हो गया तो 10 रुपये बढ़ा, तो मतलब मुझे 3,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। यदि यही चीज़ मैं ये मान लो कि 3500 पे करूंगा, 3500 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया, ये 12 रुपये का चल रहा है प्रीमियम, तो 12×3 = 36 मुझे देने पड़ेंगे टोटल। और मैं 300 शेयर टीसीएस के खरीद लूंगा। ये तो बाई साइड का हिसाब हो गया। ठीक, जब भी मैं सेल की बात करूंगा कि नहीं, मैं बाई करके नहीं चलूंगा, मैं सेल करके चलूंगा इसको, तो सेल में क्या होगा कि आप चाहे किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करो, कॉल में करो चाहे पुट में करो, उसका जो आपको पैसा देना पड़ेगा एक्सचेंज को, वो फ्यूचर के मार्जिन के हिसाब से देना पड़ेगा। मतलब यदि मैं 3150 का पुट सेल करके जाना चाह रहा हूँ तो मुझे इस प्रीमियम से अब कोई मतलब नहीं है, मुझे देना पड़ेगा 2.25 लाख रुपए एक्सचेंज को। इसमें भी 2.25 लाख देने पड़ेंगे, इसमें भी 2.25 लाख देने पड़ेंगे। तो कॉल बाई करने में जो चीज़ मैं 18-20 हज़ार में कर ले रहा हूँ, वो सेल करने में 2.25 लाख रुपए क्यों लग रहे हैं, उसकी एक थ्योरी है। वो भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको अभी इतना समझ में आ गया कि यदि आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आप बाई साइड में कैसे ट्रेड कर सकते हो, सेल साइड में कैसे कर सकते हो, और कितने तरीके हैं आपके पास ट्रेड करने के। इतनी चीज क्लियर हो गई इतनी तो क्लियर हो गई है अभी तक। है ना? अब मैं एक चीज और थोड़ा इंट्रोड्यूस करके छोड़ देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप आप लोग पढ़ के आना चाहे तो बस वो 3 चीजें, बस कुछ नहीं है, वो एक थ्योरी है कि जब भी हम इसकी बात करते हैं ना, जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है उसको हम आईटीएम बोलते हैं, क्योंकि इन टर्म्स का मैं यूज करूंगा आगे, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम। तो इसीलिए मैं उसको बता देता हूँ कि वो क्या चीज होती है। तो जहाँ पे मार्केट है अभी, जैसे 3160 के आसपास है, तो जहाँ पे मार्केट है उस प्राइस को जो हम बोलते हैं ना, या उसके आसपास के प्राइस को, ये दो प्राइस मान लो, इन दो को हम बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। मतलब कि ये जो ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो अभी अंडरलाइन के पास में है, तो इसीलिए हम उसको एट द मनी बोल रहे हैं। ठीक, जो करंट अंडरलाइन से बहुत दूर के प्राइसेस हैं, जैसे ये 32, 50, 60, 70, ये सब हो गए, ये सब दूर हैं अंडरलाइन से, कॉल साइड में। ये पुट मत देखना, कॉल में मैं बता रहा हूँ। तो ये कॉल साइड के ओटीएम हो गए, मतलब आउट ऑफ द मनी हो गए। ठीक, और जो इसके येलो पार्ट में है, ये एम्बर या येलो जो भी कलर है उस पार्ट में है, तो इन सबको हम इन द मनी बोलते हैं, कि ये सारे इन द मनी हो चुके हैं अभी। ये कॉल साइड में इन द मनी है, ये पुट साइड में इन द मनी है, ये पुट साइड का आउट ऑफ द मनी है, ये पुट साइड का एट द मनी है। ठीक है, तो जब भी मैं एटीएम, आईटीएम, ओटीएम बोलूं, तो आप समझ जाना कि मैं कहीं दूर की बात कर रहा हूँ या अंदर की बात कर रहा हूँ, अंडरलाइन के अंदर की या अंडरलाइन के बाहर की। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। ठीक है, तो मैं ये स्ट्राइक प्राइस और कॉल और पुट और एटीएम, ईटीएम, आईटीएम, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करके ना अभी छोड़ देता हूँ, जिससे कि आप लोग सोचो बैठ के। एक हफ्ते का टाइम है। अरे ये क्या हो गया फिर से? वो पेन हट जाता है ना, पेन लेना पड़ता है, पेन ले लो हो जाएगा। हम्म। ठीक है, आईटीएम मतलब इन द मनी, एक होता है ओटीएम मतलब आउट ऑफ मनी। जो अंडरलाइन से दूर होंगे वो आउट ऑफ मनी होंगे, जो अंडरलाइन के अंदर में होंगे वो इन द मनी होंगे, और जो अंडरलाइन के पास में होंगे उसको एट द मनी बोलते हैं।
ठीक है। अब अब बताओ, या आगे करूं या मैं यहाँ पे छोड़ दूं अभी के लिए, और आप आई देखोगे इन थिंक अभी चीज़ों के को। लिए अभी के लिए इतना काफी है मेरे एंड से, बाकी अदर कैन। हाँ ठीक है दीपक भाई, यहाँ तक ठीक है ना। ठीक है, तो अब इन जितना मैंने अभी बताया है वो मैं रिकॉर्डिंग तो शेयर कर दूंगा, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी गूगल पे सर्च करके जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप पहले इनके क्वेश्चंस पूछना, फिर मैं इससे आगे बढ़ूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं सब खत्म कर दूं और आपके समझ में कुछ ना आए और आपके डाउट आपके पास ही रह गए। तो मैं वैसे नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देनी है किसी कॉर्पोरेट में, मैनेजर के आगे मुझे पॉइंट नहीं बनाने हैं। तो मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, हाँ, तो मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो उसकी ठीक टेंशन है। लेना मत, जितना टाइम लगे उतना टाइम लो, समझ लो, और नेक्स्ट में जितने भी क्वेश्चन हों इससे रिलेटेड, है ना, वो सब पूछ लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे वहां से। ठीक है। ठीक है दीपक।